फिसलती मछली। बहुत देर से अपनी बीवी प्रेमा को सजता संवरता देख बलवीर से रहा नहीं गया। उसने पूछा, क्यों जी, आज क्या खास बात है? देखो जी, कहते हुए प्रेमा उसकी ओर पलटी। उसका जूड़े में फूल खोसता हुआ हाथ वहीं रुक गया। आपको कितनी बार कहा है कि बाहर जाते समय टोका टाकी न किया करो। फिर भी आज मुझे जनप्रतिनिधि की ट्रेनिंग लेने जाना है। प्रेमा ने जूड़े में फूल खोंस लिया। उसके बाद उसने माथे पर बिंदिया भी लगा ली। अरे हाँ, बलवीर को भी याद आया, कल ही तो चौधरी दुर्जन सिंह ने कहलवाया था कि इलाके के सभी जनप्रतिनिधियों को ब्लॉक दफ्तर में ट्रेनिंग दी जानी है। उसने होठों पर जीभ फिरा कर कहा, प्रेमा जरा संभल कर, आजकल हर जगह का माहौल बहुत ही खराब है। कहीं जानती हूँ? प्रेमा ने मेज से पस उठा लिया। अच्छी तरह से जानती हूँ। देख लो, बलवीर ने उसे चेतावनी दी, कहीं दुर्जन सिंह अपनी नीचता पर न उतर आए। अजी, कुछ न होगा, कहकर प्रेमा घर से बाहर निकल गई। प्रेमा जब 7वीं क्लास में पढ़ा करती थी, तभी से वो देश की राजनीति में दिलचस्पी लेने लगी थी। शादी के बाद वो गांव की औरतों से राजनीति पर ही बातें किया करती। कुरेद कुरेद कर वो लोगों के ख्याल जाना करती थी। इस साल के पंचायती चुनावों में सरकार ने औरतों के लिए कुछ रिजर्व सीटों का ऐलान किया था। प्रेमा चाहकर भी चुनावी दंगल में नहीं उतर पा रही थी। गांव की कुछ औरतों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल करा दिए थे। तभी एक दिन उसके यहाँ दुर्जन सिंह आया और उसे चुनाव लड़ने के लिए उकसाने लगा। इस पर बलवीर ने खींचते हुए कहा था, नहीं चौधरी साहब, चुनाव लड़ना अपने बूते की बात नहीं है। क्यों भाई? दुर्जन सिंह ने पूछा था। ऐसी क्या बात हो गई? हमारे पास पैसा नहीं है न, बलवीर ने कहा था। तू चिंता न कर, दुर्जन सिंह ने छाती ठोंक कर कहा था। वैसे इस चुनाव में ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, फिर भी जो भी खर्चा आएगा उसे पार्टी दे देगी। तो क्या ये पार्टी की तरफ से लड़ेगी? बलवीर ने पूछा था। हाँ, दुर्जन सिंह ने मुस्कुरा कर कहा था, मैं ही तो उसे पार्टी का टिकट दिलवा रहा हूँ। फिर ठीक है, बलवीर बोला था। इस प्रकार प्रेमा उस चुनावी दंगल में उतर गई थी। सच में चौधरी दुर्जन सिंह ने चुनाव प्रचार का सारा खर्चा पार्टी फंड से दिला दिया था। प्रेमा भी दिन रात महिला मतदाताओं से मुलाकात करने लगी थी। उसका चुनावी नारा था, शराब हटाओ, देहात बचाओ। चुनाव होने से पहले ही मतदाताओं की हवा प्रेमा की ओर बहने लगी थी। चुनाव में वह भारी बहुमत से जीत गई थी। एक उम्मीदवार की तो जमानत तक जब्त हो गई थी। तब से चौधरी साहब का प्रेमा के यहाँ आना जाना कुछ ज्यादा ही होने लगा था। गांव से निकलकर प्रेमा सड़क के किनारे बस का इंतजार करने लगी। वहां से ब्लॉक दफ्तर तकरीबन 20 किलोमीटर दूर था। बस आए तो वह उसमें चढ़ गई। बस में कुछ और सभापति भी बैठी हुई थी। वह उन्हीं के साथ बैठ गई। ब्लॉक दफ्तर में काफी चहल पहल थी। प्रेमा वहां पहुंची तो माइक से हेलो हेलो कहता हुआ कोई माइक को चेक कर रहा था। उस शिविर में राज्य के एक बड़े नेता भी आए हुए थे। मंच पर उन्हें माला पहनाई गई। उसके बाद उन्होंने लोगों की ओर मुखातिब होकर कहा, भाइयों और बहनों, आप लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। यहाँ आप सबका स्वागत है। तजर्बेकार सभासद आपको बताएंगे कि आपको किन किन नियमों का पालन करना है। इस शिविर में आप लोगों की मदद यही तजर्बेकार जनप्रतिनिधि किया करेंगे। आपको उन्हीं के बताए रास्ते पर चलना है। प्रेमा की नज़र मंच पर बैठे चौधरी दुर्जन सिंह पर पड़ी। वह खास सभासदों के बीच बैठा हुआ था। समारोह खत्म होने के बाद दुर्जन सिंह प्रेमा के पास चला आया। उसने उसे अपनेपन से कहा, प्रेमा, जरा सुन तो। जी, प्रेमा ने कहा। दुर्जन सिंह उसे एक कोने में ले गया। उसका हाथ प्रेमा के कंधे पर आते आते रह गया। उसने कहा, कल तुम मुझसे मेरे घर पर मिल लेना। मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। जी, कहकर प्रेमा दूसरी औरतों के पास चली गई। ट्रेनिंग के पहले ही दिन इलाकाई जनप्रतिनिधियों को उनके फर्ज की जानकारी दी गई। राज्य के एक बूढ़े सभासद ने बताया कि किस प्रकार सभी सभासदों को सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। उसके बाद सभी चाय नाश्ता करने लगे। दोपहर बाद प्रेमा ब्लॉक दफ्तर से घर चली आई। उधर दुर्जन सिंह को याद आया कि जब पहली बार उसने प्रेमा को देखा था, उसी दिन से उसका मन डगमगाने लगा था। उसे पहली बार पता चला था कि देहात में भी हूरें हुआ करती हैं। आज दुर्जन सिंह बिस्तर से उठते ही अपने ख्यालों को हवा देने लगा। उसने दाढ़ी बनाई और शीशे के सामने जा खड़ा हुआ। 60 साल की उम्र में भी वो नौजवान लग रहा था। आज दुर्जन सिंह की बीवी पति के मन की थाह नहीं ले पा रही थी। ऐसे तो वो कभी भी नहीं सचते थे। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, क्यों जी, आज क्या बात हो गई? क्या मतलब है तुम्हारा? दुर्जन सिंह ने मासूम बनते हुए पूछा। आज तो आप कुछ ज्यादा ही बंठन रहे हैं। अरे हाँ, दुर्जन सिंह ने मूंछों पर ताव देकर कहा, आज मैंने 2-3 सभासदों को अपने घर पर बुलाया है। उनसे पार्टी की बातें करनी है। फिर उनकी खातिरदारी कौन करेगा? चौधराइन ने पूछा। हम ही कर लेंगे।
दुर्जन सिंह ने लापरवाही से कहा, उन्हें चाय ही तो पिलानी है ना। मैं बना दूंगा। ठीक है। चौधराइन भी बाहर जाने की तैयारी करने लगी। चौधराइन के बड़े भाई के यहाँ गांव में पोता हुआ था, उसे उसी खुशी में बुलवाया गया था। चौधराइन पति के पास आकर बोली, मैं जा रही हूँ। ठीक है। दुर्जन सिंह उसे सड़क तक छोड़ने चल दिया, जब मन करे तब चली आना। अब दुर्जन सिंह घर में अकेला ही रह गया। प्रेमा को उसने सोच समझ कर ही बुलाया था। वो बार बार घड़ी देखता और मन के लड्डू फोड़ता। दुर्जन सिंह ने अपने कपड़ों पर इत्र छिड़का और खिड़की पर जा खड़ा हुआ। सामने से उन्हें अपना कारिंदा मोर सिंह आता दिखाई दिया। दुर्जन सिंह ने उससे पूछा, हाँ भाई, क्या बात है। मालिक, कारिंदे ने कहा, कल रात जंगली जानवर हमारी फसल को बर्बाद कर गए। वो कैसे? वे मक्के के खेतों को नुकसान पहुंचा गए हैं। मोर सिंह ने बताया, मैंने बहुत हाँक लगाई, तब जाकर कुछ फसल बच पाई। तू इस समय चला जा। दुर्जन सिंह ने बात को टालते हुए कहा, इस समय मेरे पास कोई खास मेहमान आने वाला है, मैं कल आऊंगा। ठीक है मालिक। मोर सिंह हाथ जोड़कर चल दिया। अब दुर्जन सिंह था और उसकी कुलबुलाती ख्वाहिशें थीं। वो वहीं आंगन में एक कुर्सी पर बैठ गया और आंखें मूंदकर प्रेमा की छवि को अपनी आंखों में भरने लगा। चूड़ियों की खनक से दुर्जन सिंह ने अपनी आंखें खोली। सामने हूर की तरह खूबसूरत प्रेमा खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, आ प्रेमा, तेरी लंबी उम्र है, मैं अभी अभी तुझे ही याद कर रहा था। और सुना। दुर्जन सिंह उसकी ओर घूम गया, शिविर में तुमने कुछ सीखा या नहीं? बहुत कुछ सीखा है मैंने चौधरी साहब, प्रेमा ने हंसते हुए कहा। मैं चाहता हूं कि तुझे मैं एक दबंग नेता बना दूं। दुर्जन सिंह उसके आगे चारा डालने लगा। जी, प्रेमा बोली। दुर्जन सिंह ने कहा, ये सब सिखाने वाले पर ही निर्भर करता है। जी देख प्रेमा, दुर्जन सिंह ने चालबाजी से कहा, सोना भी आग में तपकर ही चमका करता है। जी अंदर चलकर बातें करते हैं। इतना कहकर दुर्जन सिंह कुर्सी से उठ गया। चलिए, कहकर प्रेमा भी उसके पीछे पीछे चल दी। बैठक में पहुंचकर दुर्जन सिंह ने प्रेमा को सोफे पर बैठा दिया और उसे एक बहुत बड़ा एल्बम थमा दिया। तब तक तू इसे देखती रह। मैंने जिंदगी में जो भी काम किया है, इसमें उन सभी का लेखा जोखा है। तुझे बड़ा मजा आएगा। आप भी बैठिए ना, प्रेमा ने कहा। मैं तेरे लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करता हूँ, दुर्जन सिंह ने कहा। चौधराइन जी नहीं है क्या? प्रेमा ने पूछा। अचानक ही आज उसे मायके जाना पड़ गया, दुर्जन सिंह ने बताया। दुर्जन सिंह रसोईघर की ओर चल दिया। प्रेमा एल्बम के फोटो देखने लगी। तभी दुर्जन सिंह एक बड़ी प्लेट में ढेर सारी भुजिया ले आया और उसे टेबल पर रख दिया। साथ ही दुर्जन सिंह ने टेबल पर 2 गिलास और एक बोतल दारू रख दी। उसे देखकर प्रेमा बिदक पड़ी। आप तो, अरे भाई, यह विदेशी चीज है। दुर्जन सिंह मुस्कुरा दिया, ये लाल परी मीठा मीठा नशा दिया करती है, तो आप शराब पियेंगे? प्रेमा ने तल्खी से पूछा। मैं कभी कभी ले लेता हूँ। दुर्जन सिंह गिलासों में शराब उड़ेलने लगा। ये तो अच्छी बात नहीं है चौधरी साहब, प्रेमा नाकभान सिकोड़ते हुए बोली। प्रेमा रानी, इतना कहकर दुर्जन सिंह का भारी भरकम हाथ प्रेमा के कंधे पर आ लगा। प्रेमा ने उसका हाथ झिड़क दिया और बोली, आप तो बदतमीजी करने लगे हैं। दुर्जन सिंह ने शराब का घूंट भर कर कहा, इसे पीकर मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा कि तुम भूल नहीं पाओगी। रातों रात आसमान को छूने लगोगी। प्रेमा चुप ही रही। दुर्जन सिंह ने उससे गुजारिश की, लो कुछ घूंट तुम भी ले लो, दिमाग की सारी खिड़कियां खुल जाएंगी। मैं तो इसे छूती तक नहीं, प्रेमा गुस्से से बोली। लेकिन हम तो इसे गले लगाए रहते हैं। दुर्जन सिंह उसे बरगलाने लगा। प्रेमा ने नफरत से कहा, लानत है ऐसी जिंदगी पर। देख, दुर्जन सिंह के हाथ उसके कंधों पर फिर से जा लगे। तू मेरा कहा मान, मैं तेरी राजनीतिक जिंदगी संवार दूंगा। इतना सुनते ही प्रेमा दहाड़ उठी। आप जैसे पिता की उम्र के आदमी से मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मगर तब भी दुर्जन सिंह के हाथों का दबाव बढ़ता ही गया। प्रेमा शेरनी से बिजली बन बैठी। उसने एक ही झटके में चौधरी के हाथ एक और झटक दिए और दहाड़ी, मुझे मालूम न था कि आप इतने गिरे हुए हैं। दुर्जन सिंह खिसियाई आवाज में बोला, राजनीति का दलदल आदमी को दुराचारी बना देता है। तू मेरा कहा मान ले, तेरी 5 उंगलियां घी में रहा करेगी, तुझे लोग याद करेंगे। नहीं, प्रेमा जोर से चीख उठी, मैं अपने ही बूते पर एक दबंग नेता बनूंगी। इसके बाद वो झट से बाहर निकल गई। दुर्जन सिंह को लगा जैसे उसके हाथ से मछली फिसल गई हो।